तो नरेश जी, हाउ आर यू? ऑल गुड, बताइए सर। ओके, सो अपन बात कर रहे थे अभी, तो यू कम फ्रॉम ए ब्रोकिंग इंडस्ट्री एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ मैं सबसे पहले फोकस करना चाह रहा हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू बी डिस्काउंट ब्रोकर फॉर सम रीज़न। जैसे हमने कुछ वीडियोस भी किए थे अभी, तो सेमको टोल्ड अस कि आप 2015 में डिस्काउंट ब्रोकर बने और उससे पहले आप भी फुल सर्विस थे। ये सबको डिस्काउंट ब्रोकर क्यों बनना है? ये एक चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-4 साल 5-10 साल में सारे ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर्स ही। अगर इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के चार्ज लेने के बावजूद चाहे 20 रुपये ले रहे हैं, ट्रेडर का इवेंचुअली फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। एक तरीके से सही है कि फटाफट बाय करने से या फास्ट बाय करने से, इजी बाय करने से, सस्ता देख के लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ब्रोकरेज एक बहुत छोटी पार्ट होती है पूरे कॉस्ट की। देयर आर सेबी टर्नओवर चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा मसला एसटीटी है। एसटीटी है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ब्रोकर तो बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट है। और अभी तो कुछ फ्री वाले ब्रोकर्स भी आ गए हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि इफ ब्रोकरेज 20 रुपया ब्रोकरेज इज वन डिफरेंशिएशन, कि हम सस्ते में करके देंगे, आपको ऐप चाहिए बस। कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर कैसे कम्पीट करेगा उन ब्रोकर से जो जीरो ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं? तो ऐसा है ना कि जो 20 रुपया है वो नियर जीरो ही है। मतलब आप उसको ओवर सिंप्लीफाई करोगे और सस्ता करोगे तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर इवन फॉर अ ट्रेडर। जो ट्रेड कर रहा है उसको जो परसेंटेज में लग रहा है एसटीटी और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो बहुत हाई है। तो सिर्फ 20 रुपये नहीं बचाएगा। पहले क्या हो रहा था, लेट से अगर आपका करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है और आपका अगर 10 पैसा भी अगर आपका ब्रोकर, तो 10,000 ब्रोकरेज होता था। उसके सामने 20 रुपये अगर ब्रोकरेज आया डिस्काउंट ब्रोकिंग में, तो बड़ा सेविंग था। अब वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम कहते हैं कि एक लेवल के बाद आप ज़्यादा पैसा नहीं बचाना चाहोगे, बिकॉज आपको भी लगेगा कि अगर वो फ्री दे रहा है तो कहीं और से कमा रहा है। पब्लिक स्मार्ट हो गई है, लोगों को समझता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस के कट से ही कमाते हैं ये लोग, जैसे भी कमाते। देयर आर अदर वेज टू अर्न। डीमैट चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में जो डिफरेंस है उसका भी अभी एक कुछ न्यूज़ में आया था। हो सकता है या वो सोचते होंगे हम उनको कुछ और सेल करेंगे, एमटीएफ सेल करेंगे या म्यूचुअल फंड करेंगे या क्रॉस सेलिंग करेंगे, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देन हम कस्टमर को कस्टमर समझते हैं कि हमको ये सर्विस देनी है। वो कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते, वो कस्टमर को लीड समझ रहे हैं कि यहाँ से तो मैं लीड लेकर आऊँगा, ये मेरा लीड है, मैं उसे बेचूंगा तो कुछ और। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि है तो सच ही ना, जो सेल्स टीम होती है किसी ब्रोकर की, उसके लिए तो ये लीड ही होता है। एक बार कस्टमर बनने के बाद वो मेरा कस्टमर हो गया, मुझे सर्विस देनी है। बाकी जहाँ पे फ्री है वो स्टिल कस्टमर नहीं, बिकॉज पे तो नहीं कर रहा है, पे तो कोई और चीज़ में करने वाला है। ये तो मुझे इकट्ठा करने के लिए मैंने लाया है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि 20 रुपये बचाने के लिए आपको यू शुड नॉट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कि सिंपल भाषा में बताओ लोगों को कि मतलब मेरा कहना है कि 20 रुपये बचाने के चक्कर में आपको पूरा बड़ा लॉस नहीं करना चाहिए, कहीं और लॉस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कहीं और आपको सर्विस में कहीं इशू आ जाए, टेक्निकल इशू आ जाए, ऐप ग्लिच आ सकता है। खैर वो तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन हमने अभी जो देखा है फिलहाल, जो लास्ट कुछ महीनों में देखा है कि 1-2 ब्रोकर्स का ऐसा हुआ है जो कि चार्ज नहीं कर रहे थे, जो कि फ्री ब्रोकर्स थे, उनमें कुछ लोगों को काफ़ी इशूज़ आए हैं। और हमारा ये कहना है कि अगर आप फ्री दे रहे हो तो आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो। अगर हम ट्रांसपेरेंट, हम 20 रुपये अगर कह रहे हैं कि हमारा ब्रोकरेज है, तो हम सामने बता रहे हैं कि देखो हम ये अर्न कर रहे हैं, ये अर्न कर रहे हैं, ये अर्न कर रहे हैं। अगर वो फ्री दे रहे हैं तो आज आपको नहीं पता चल रहा है कि आप किस चीज़ के लिए पैसा पे कर रहे हो सकता है सर्विस के लिए, ग्लिच के लिए, या कोई और चीज़ के लिए, थर्ड पार्टीज़ के लिए। बट इफ़ यू डोंट नो व्हाट द प्रोडक्ट इज़, देन यू आर द प्रोडक्ट। ऐसा एक सेइंग है कि आपको अगर नहीं पता है कि क्या वो बेच रहा है, तो आपको बेच रहा है। नहीं, इन ए सेंस व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर सामने से बताता है ब्रोकर कि भाई मैं 20 रुपये ले रहा हूँ, तो जो ट्रेडर है उसके दिमाग में, उसके जहन में तो जाएगा ना एक बार कि यार जो फ्री वाला है वो खुद कैसे कमा रहा है। करेक्ट, उसके जहन में जाएगा। समझदार मैं कह रहा हूँ वो रिलेशन इफ डाउट से स्टार्ट हो रही है, उससे बेटर है कि हम सामने रखें, हम सामने बताएं कि ये ब्रोकरेज है और उससे रिलेशनशिप स्टार्ट करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, बाय द वे, कोविड से पहले 2019-20 में इंडिया में करीब 1,08,00,000 एक्टिव डीमैट अकाउंट थे जी। आज ये नंबर 3,33,00,000 है जी, विद ऑल द प्लस एंड माइनसेस इंक्लूडेड। तो इंडस्ट्री 3 गुना के करीब बढ़ चुकी है पिछले 3-4 साल में, और इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। तो उसका कुछ जिम्मेवारी एक ब्रोकर के ऊपर भी आती है, जो हम नुकसान की बात कर रहे हैं। तो एक ब्रोकर जब बैठता है अपने बोर्ड रूम में टीम के साथ, तो वो क्या सोचता है, क्या डिस्कशंस करता है, क्या डिसीजंस लेता है कि यार मेरे क्लाइंट का, उसके लिए तो क्लाइंट है,
ट्रेडर। करेक्ट। मेरे क्लाइंट मेरे साथ रहेगा लंबा अगर, Correct. तो मैं भी कमा लूँगा। करेक्ट। तो मेरे को अपने ट्रेडर को नुकसान से या उसकी परसेप्शन चेंज होने से या मेरे को छोड़ के किसी और ट्रेडर ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलने से कैसे बचाना है, ये तीनों चीज़ें एक ही मतलब है जिसका। करेक्ट। तो व्हाट डू दोज डिस्कशंस, वो कौन सी डिस्कशंस हैं जहाँ पे एक ट्रेडर के को ख्याल रखने के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं? सो मैं ये बताना चाहूँगा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कस्टमर टर्नओवर या क्लाइंट क्लोजर या क्लाइंट डेड हो जाना कि भाई अब इसके बाद वो बिज़नेस नहीं देगा, ये बहुत हाई है। लेट्स से अगर आपने 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में आपने बैंक अकाउंट खोला है तो लगभग आप लाइफ में 2 या 3 बैंक अकाउंट ही खोलोगे, मैक्सिमम 2 से 3 खोलोगे, और टिल द टाइम यू आर अलाइव, अनलेस आप एक बिजनेस हो। ऑब्वियसली बिजनेस हो तो आप शायद चेंज कर दोगे, बट आप या कोई और ब्रोकर कोई और बैंक के पास जाओगे हो सकता है, बट आप कस्टमर ज़रूर रहोगे। करेक्ट। ब्रोकिंग में ऐसा होता है ना सर, लोग आते हैं, टेस्ट करते हैं, नहीं जमा तो बंद कर देते हैं, तो कस्टमर डेट बहुत ज़्यादा होता है। ये और कोई इंडस्ट्री में नहीं होता है। अगर कोई आदमी सिगरेट पीना चालू करता है कि 20 साल की उम्र में डेट तक पीता है, सेम फॉर एनी अदर थिंग्स। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे टर्नओवर बहुत हाई है। कस्टमर आता है 10,000 रुपये लेकर, कोशिश करता है, पैसा अगर डूब गया तो स्पेकुलेशन है, सट्टा है बोलकर बंद कर देता है और चले जाता है, लाइफ में वापस नहीं आता है। इंडस्ट्री में वापस नहीं आता है या ब्रोकर के पास वापस नहीं इंडस्ट्री में नहीं आता है। वो तो बोलता है मार्केट ही खराब है। हाँ। वो ये नहीं कहता कि ब्रोकर खराब है, वो कहता है मार्केट ही खराब है, मुझे तो सट्टा है और मेरे अगेंस्ट ही सब कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है, मैनिपुलेशन है कि निफ्टी एक्सपायरी में ऐसा हो जाता है, मैंने बाई किया तभी गिरने लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मार्केट में आते हैं, पैसा गंवाते हैं और घर चले जाते हैं। सी, अगर आप कोई भी बिजनेस करो या आप कोई भी ये करो, लेट्स से अगर आप सैलरी भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप महीना भर मेहनत करो, आपको एंड ऑफ द मंथ कुछ सैलरी मिल जाएगा। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेहनत करो, पूरे महीने आप एफर्ट डालो, आप चार्ट देखो, आप डाउ में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, रशिया क्या कर रहा है, क्रूड में क्या हो रहा है, फेड वाले रात को 1 बजे क्या बता रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होने वाला है, एंड सो ऑन। लोग इतनी सारी चीज़ ट्रैक करते हैं, न जाग पाते हैं अच्छे से, न सो पाते हैं। एंड ऑफ द मंथ होता क्या है, पैसे आने की जगह पैसा देना पड़ता है। सेबी ने भी एक स्टडी किया था लास्ट ईयर कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा रहे, इन द सेंस 10 में से 1 आदमी पैसा कमा रहे, बाकी 9 लोग उसको पैसा देकर जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी उसको नहीं देखे जा रहे, सिर्फ बाकी लोग को भी देखे, एफआई भी देकर जा रहे हैं। हाँ। पर मेरा कहना ये कि ऐसी इंडस्ट्री ब्रोकिंग ही है या ऐसा साइड इनकम या ऐसा साइड बिजनेस या बिजनेस कह लो जिसको, जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, बाकी जगह आप पैसा कमा के आते हो, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने भी ये रियलाइज़ किया कि ट्रेडिंग ईजी करने से या ट्रेडिंग सस्ती करने से, आप फ्री दे दो या उसको एकदम सिंपल ऐप दे दो या बाकी चीज़ कर दो, उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है। और जैसा हम देख रहे हैं यंग जनरेशन इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो यंग जनरेशन का हार्ड अर्न मनी है जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें अगर रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर। और ये प्रॉब्लम आज कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। हमने ना कुछ महीने पहले एक आरटीआई डाली थी सेबी में, ओके, कि आपने ये 89% वाला डेटा दे तो दिया है, आप हमें ये ज़रा बताइए कि ब्रोकर स्पेसिफिक कौन सा ब्रोकर का कितना परसेंटेज ट्रेडर क्लाइंट प्रॉफिट में है या नुकसान में है। हमें आंसर नहीं मिला उसका। उनके शायद होगा भी नहीं, बिकॉज उन्होंने सैम्पलिंग बेसिस पे किया होगा। हाँ, बट नॉनदलेस दे कैन स्टिल सैम्पल द डेटा ऑफ द ब्रोकर एज वेल इफ दे वांट टू। उन्होंने कहा कि दिस इज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट बिजनेस है, कहीं इसमें लिस्टेड नहीं है एंड ऑल दैट, बट नॉनदलेस you know that data for yourself and I'm not asking that data for you from you as well। मैं नहीं पूछ रहा हूँ डेटा, बट आप वो डेटा देखते हो। So जब सेबी का रिपोर्ट आया तो हमें भी लगा कि ये शायद एनोमली होगा, शायद 1 साल खराब होगा। नहीं 85% था पिछले साल उससे। हाँ, उसके पिछले साल या शायद 2 साल खराब होगा। हो सकता है कि ये एफएनओ में होता होगा, कैश मार्केट में। ये एफएनओ का ही था, सिर्फ ये एफएनओ का ही था। हमें लगा कि शायद लोग अच्छा कैश में कमाते होंगे, एफएनओ में हेज करते होंगे या ऐसा कुछ होता होगा। तो हमने एक और सर्वे किया जिसमें हमने कुछ सवाल पूछे, 2000 लोग को सवाल पूछे, 6 सिटीज़ में, टॉप सिटीज़ में हमने सवाल पूछे। लोगों को पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, लोगों को कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको बताऊँ, लोग इसको हॉबी ट्रीट करते हैं, लोग इसको बहुत हॉबी से भी, टाइम पास से भी ज़्यादा ख़राब ट्रीट करते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि उनका रिटर्न कितना है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब समझिए
कि जब आप लाइफ में प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हो, लेट्स से अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आप देखते हो कि स्कोर बोर्ड होता है, उसमें एवरेज स्ट्राइक रेट होता है, फिर रन रेट कितना चाहिए, सारे सी स्टैट्स होते हैं। पर आप जब गली क्रिकेट खेलते हो ना तब नहीं देखते, तो कुछ नहीं होता। तो एक बॉलर बॉलिंग करता है, एक बैट्समैन बैटिंग करता है, और कोई रन वन गिनते नहीं है। अगर बैट्समैन आउट हो गया तो नया बैट्समैन आता है, और बॉलर थक गया तो दूसरा बॉलर, और फिर वो भूल जाते हैं कि कुछ हुआ, फिर भूल जाते हैं। वो हॉबी है, लोग इसको भी हॉबी तरह ट्रीट करते हैं। उनका कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कुछ सोच के नहीं आते, नसीब से खेलते हैं। देखते हैं हमने 10,000 रुपया लाया, देखते हैं कितना होगा। तो अगर इफ़ आई कीप दैट एज ए कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट बनाऊँ तो अगर 100 में से 89 F&O ट्रेडर्स लॉस में हैं, इट्स नॉट अनसेफ टू से कि उसमें से अगर मैं 40% निकाल भी दूँ एज इट इज, जो सीरियस थे ही नहीं एंड दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स, तो नंबर ऑफ जो 11% प्रॉफिटेबल नंबर है वो प्रोबेबली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो कि एक्चुअल सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो लिख रहे हैं, जो लिखने वाले लोग हैं। सिर्फ उनको अगर सैंपल किया जाए तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया था कि 11% में भी एवरेज प्रॉफिट बहुत कम है। 50,000, 1.5 लाख रुपए का लॉस है और 50,000 का एवरेज प्रॉफिट है। करेक्ट। बट देन उन्होंने कहा था अगर मैं नॉर्मलीज निकाल दूं, आउटलायर्स निकाल दूं, तो ये नंबर और डिफरेंट हो सकता है। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ अगर 50,000 भी प्रॉफिट है, मतलब इंडेक्स तो बीट नहीं कर रहे तो घर बैठे जो रिटर्न, कैपिटल नहीं पता ना हमें क्या, अगर आप F&O कर रहे हो, साल का 50 है तो फिर महीने का 4,000 तो बहुत कम है। करेक्ट। और अगर आप F&O कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए तो डालना ही पड़ता है, उसके नीचे मार्जिन है नहीं। कैश करते हो चलो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, F&O में तो आपको मिनिमम फ्यूचर्स अगर आप कर रहे हो तो 1.5 लाख करना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बायर्स तो है ही नहीं कि जो पैसा बना रहे हैं 11% में। करेक्ट, बहुत कम है। सी मैथमेटिकली ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं। मतलब वो अगर आप ऑप्शंस में अगर हम डीप डाइव करेंगे तो ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी काम आती है कि प्रोबेबिलिटी 99.9% फेवर होती है सेलर केस में, बायर केस में बहुत कम होती है, नॉट 99 बट इट्स अ वेरी हाई नंबर। तो मैं आपको कहूँगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो, लेट्स से स्टॉक आज 100 रुपया है, आपने 105 का कॉल बाय किया है और मैंने लेट्स से सेल किया है, ठीक है। अब आप कब पैसा कमाओगे? जब वो ऑप्शंस का भाव 105 के ऊपर जाएगा। करेक्ट। एक प्रोबेबिलिटी आपके साइड हो गई कि मार्केट बहुत तेजी आएगी, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, 105 के प्रॉफिट होगा। मेरे पास ना तीन ऑप्शन है। एक कि चलो भाव ऊपर चले गया, पर अगर 105 के नीचे रहा तो मैं पैसा कमाऊंगा। अगर भाव 100 रुपया रहा तो मैं पैसा कमाऊंगा। अगर 100 से नीचे रहा तो मैं डेफिनेटली कमाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि 3:1 हो गया बेसिकली, और 3:1 में भी आपको 1 आज नहीं शुरू हो रहा है आपका, और 5% जाएगा, उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट होगा। उसमें भी जो आपने प्रीमियम पे किया, जैसे आपने 100 रुपया जब भाव था 105 में आपने 3 रुपये में वो कॉल बाय किया था अगर, तो आपको 108 के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। तो मतलब 8% जब तक राइज आएगी तब तक तो मैं सेफ हूँ। उसके बाद जाके लोग ये नहीं समझ पाते हैं। लोग को लगता है कि मैंने आज बाय किया है तो 2 दिन में 200 रुपया हो जाएगा तो मेरा तो भाव 10 गुना हो जाएगा। कभी कभार होता है, कभी कभार नवंबर में दिसंबर में बारिश आ जाती है, बट हर बार नहीं होता है। सी दिस वाज ऑन द कार्ड्स। जब अपन बात कर रहे थे अभी इंट्राडे मार्जिन रूल की अपन, तो उस टाइम इंट्राडे मार्जिन 40-50 गुना मिलता था। एंड सेमको आई रिमेंबर गेव अ डिसेंट मार्जिन, एंजल गेव, LSW, a few brokers that used to give wisdom capital and all that. जब से वो बंद हुआ, a lot of retail traders जो बिगिनर हैं, जो गली में क्रिकेट खेलते हैं और नोट नहीं करते हैं, वैसे वाले रिटेल ट्रेडर्स वो सीधा ऑप्शन बाइंग में ही घुसे, क्योंकि कैपिटल कम है, एंट्रेंस बैरियर बहुत कम है, आने में कोई भी आ सकता है। एंड देन आई वुड वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। एक्सिस का रिपोर्ट आया था अभी, जो कहता है कि जो बिहेवियर है, यूजर का माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो इसको एक ड्रीम 11 गेम की तरह खेलता है। बिल्कुल, कि इसके लगता है कि ये भी गेम है जहाँ पे टीम बनाना है, पैसा आया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। बिल्कुल, मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम माइंडसेट के साथ वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, ट्रेडिंग ऐप खोलता है, ऑप्शन बाय करता है, उसको कुछ नहीं पता है। करेक्ट। एंड देन निकल जाता है। सो इसमें एक स्टोरी है, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर इट्स ट्रू और नॉट, बट एक ऐसी स्टोरी है कि जो ब्रिटिशर्स थे तो इंडिया में बहुत सारे स्नेक्स होते थे, बहुत सारे सांप होते थे। तो उनको सांप, ऑब्वियसली इट वाज अ थ्रेट फॉर लाइफ, सबको लोग से डर लगता था और ये लगता था। तो उन्होंने कुछ तो इनाम रखा कि जो एक सांप पकड़ के लाएगा उसमें आपको हम 2 रुपये देंगे। अच्छा, करेक्ट। तो लोग जो मिल रहे थे वो ढूंढ के लेकर आने लगे, फिर सांप खत्म होने लगे। तो लोगों ने क्या किया, घर पे ही सांप पालने लग गए ताकि वो 2 रुपये कमा सके। तो मेरा ये कहना है कि कभी कभी रेगुलेशन का काउंटर इफेक्ट भी होता है। तो इसमें जो आपने रेगुलेशन की बात की, इंट्राडे की पहले लेवरेज मिलती थी, उसमें 2 चेंजेस आए। एक चेंज कुछ 5-7 साल पहले आए थे
कि पहले जो लॉट साइज होता था वो 2 लाख रुपए का होता था। तो ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो सेबी का या रेगुलेटर्स का इंटेंट ये था कि लॉस कम हो लोगों का, तो उन्होंने वो मार्जिन लिमिट बढ़ा दी कि अब 2 लाख नहीं 5 लाख का एक लॉट होगा। एंड जो इंट्राडे में पहले ऐसे होता था, इंट्राडे में लोग लेवरेज देते थे इंक्लूडिंग सैमकॉइन, एवरी ब्रोकर्स वर गिविंग इंट्राडे लेवरेज। तो क्या होता है, लेट्स से आपको निफ्टी बाय करनी है, तो निफ्टी आप 5 लाख रुपए की 5 लाख टोटल वैल्यू की निफ्टी है, आप 10,000 रुपये 15,000 रुपये देके बाय कर सकते थे। अब वो रेगुलेशन हट गया, अब इंट्राडे लेवरेज अलाउड नहीं है 5 टाइम्स। अब आपको सेम निफ्टी के लिए 1,10,000 रुपये उसके लिए देने पड़ते हैं। तो अब आपको देने पड़ते हैं। लेट्स से आपके पास 50,000 रुपये ही है, अब आप क्या करोगे? आप निफ्टी फ्यूचर में बाय कर नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो उनका इंटेंट अच्छा था, लेकिन जैसा आप बता रहे हो, जैसा ये एग्जाम्पल है कि उसमें लोग फिर ऑप्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे कि अब भाई फ्यूचर नहीं कर सकता, चलो मैं ऑप्शन ही कर लेता हूं। ऑब्वियस ना यार निलेश, ये होना ही था। रिटेल ट्रेडर को घुसने से रोक नहीं सकते, और घुसने के लिए उसको शेयर खरीदने में मज़ा आता नहीं, क्योंकि वहाँ पे एड्रेनलिन रश नहीं है, इतना मूवमेंट नहीं है। करेक्ट। आज बाय करूंगा, आज सेल करूँ, उतने का ही बाय 5 गुना मिलना है आज, तो 5 टाइम्स है। करेक्ट। तो ऑप्शंस में आना, इट वाज रिलेटिवली 18,000 का मेरा स्ट्राइक वो चल रहा है निफ्टी का, और मेरे को वहीं पे मैं ओटीएम बाय कर लूँ उसका, तो मेरे को 500, 1000, 2000 मैक्सिमम में एंटर कर सकता हूँ लॉट्स के साथ। करेक्ट। सो या आई मीन थिंग्स हैव चेंज, एंड ऊपर से लॉट साइज बैंक निफ्टी का डिक्रीज हुआ, टू मेनी थिंग्स हैपेंड। करेक्ट। एंड ये सारी चीज़ें आसान बना गई किसी भी रिटेल ट्रेडर को घुसने के लिए। इसीलिए जो बैरियर्स थे, बिकॉज उन्होंने फ्यूचर्स में बैरियर्स कर दिए, तो लोग ऑप्शंस में आ गए। अब ऑप्शन में बैरियर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया है। एंड मेरा मानना यही है कि अगर इसको आप, जैसे आपने बताया कि आप होनी को नहीं टाल सकते हो, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं जाकर ये चीज़ करने वाला हूँ, तो आप नहीं रोक सकते। तो जो है, जो मार्केट फोर्सेस हैं, उनको आपको अग्री करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी विद द मार्केट, यू कैन नॉट बी अगेंस्ट द मार्केट। रेगुलेटर्स है कितनी भी कोशिश कर ले, सी अब हम सबको पता है कि सिगरेट हानिकारक है, गवर्नमेंट भी बहुत टैक्स लगाती है। जो सिगरेट पहले 1-2 रुपये का आता था, वो 20-25 रुपये का एक आने लगा है। पर जो सिगरेट पीता है वो पीने ही वाला है। गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर ले, वो रुकने वाला नहीं है। अगर लीगल में अगर बहुत ज़्यादा टैक्स हो तो इलीगल चीज़ बढ़ने लगेगी। तो इंडिया में वैसे ही होता है कि जैसे अगर सिगरेट पे बहुत टैक्स होता है, लोग बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, तो वो ज़्यादा हानिकारक है एक्चुअली। तो आई थिंक दिस इज सिमिलर एग्जाम्पल कि यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया तो लोग और ज़्यादा खराब चीज़ में चले गए। अगर लेट्स से लोग एन एग्जाम्पल, अगर शराब पूरी तरह बंद कर दी, तो हो सकता है कोई घर में ही बनाने लगे, which would be far worse than getting it from outside. Too many things happening आजकल, तो पता नहीं किस किस तरह का नशा होता है आजकल। तो मेरा एक कहना होता है, मेरे जनरली ये देखता हूँ कि आपको रेगुलेट या आपको जो भी चीज़ अगर करनी है तो कुछ हद तक ही करनी है। आपको चूहा मारने के लिए घर नहीं जलाना चाहिए, which is something kind of happening in the market. Yeah. Fair enough. आप रोक नहीं सकते एक ट्रेडर को आने से। करेक्ट। बट एक ट्रेडर को आप कहेंगे क्या कि भाई तू आ तो रहा है और कर भी रहा है ऑप्शन बाइंग, it's fine. What would you tell that person who is watching this video? What 2-3 things he should do? चाहे वो सैमको के पास आ रहा है या किसी भी ब्रोकर के पास आ रहा है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैथमेटिकली अगर आप राइट हो तो आप पैसा कमा सकते हो, अगर आप मैथमेटिकली रॉन्ग हो तो नहीं कमा पाओगे। इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से आप चाहे टेस्ट मैच खेल रहे हो, चाहे आप ODI खेल रहे हो, चाहे आप T20 खेल रहे हो, दो चीज़ होती है। पहला, मार्केट में आपका स्ट्राइक रेट क्या है। अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो मार्केट आपके लिए नहीं है, आप प्लीज़ इंडेक्स फंड में चले जाइए। अगर आपको फिर भी वो इच है और आपको लग रहा है कि मेरे में वो स्पेशल बात है, मैं मार्केट को बीट कर पाऊँगा, मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा, तो आपको दो चीज़ पे ध्यान रखना है। एक, स्ट्राइक रेट, कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो कितना उसमें से आप पैसा, वो तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैनेज हो सकता है। हाँ, वो कितने ट्रेड्स आप प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। दूसरा, तो लेट्स से 10 में से आप हो सकता है आप अच्छे ट्रेडर हो तो 7-8 ट्रेड आप प्रॉफिट में कर रहे हो, खराब ट्रेडर हो तो 2-3 में आप प्रॉफिट में क्लोज करते होंगे। सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, जो ट्रेड में पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो। अगर आप पैसा गंवा रहे हो कोई ट्रेड में तो कितना गंवा रहे हो, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस कहते हैं। तो लेट्स से अगर आपका स्ट्राइक रेट अगर आपका 50% से ज़्यादा है और आपका एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस से ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली मार्केट में यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपका, हमने दोनों तरफ देखा है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट कम है तो ऑब्वियसली आप अगर 10 में से 4 ही ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप लॉस की तरफ जाओगे। नहीं, बट कई लोग क्या करते हैं ना, 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रख लिया,
हाँ, कि उस केस में वो कहते हैं कि 3 ट्रेड भी चल गई मेरी तो भी मैं बना जाऊंगा उतना, चाहे 7 में नुकसान करने के बाद। करेक्ट। तो मेरा तो वही वहाँ पे ही मैं आ रहा था कि एक पहला तो आपको ऑब्वियसली कि मतलब लॉजिकली सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि 10 में से अगर ज़्यादा आप करोगे, लेट्स से 10 में 6 में आप विन कर रहे हो, आपका लॉस साइज सिमिलर है, तो आप मार्केट में जीत जाओगे। हमने देखा है मेजॉरिटी लोग का ट्रेडिंग ये जो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अच्छा। कि 70% ऑफ द टाइम ओके वो मार्केट में राइट होता है। 60-50-60-70% ऑफ टाइम मार्केट में राइट होता है, बट एवरेज लॉस उनका बहुत हाई होता है, एवरेज प्रॉफिट बहुत कम होता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं। फेयर नहीं, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम कमिंग। साइकोलॉजी पे भी बहुत मैटर करता है कि कब एंटर किया कब एग्जिट किया। हाँ, तो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कि लेट्स से आपने 100 में बाई कर लिया, तो 100 में अगर 102 हो गया तो आप बेच देते हो उसको। हाँ, तो यार 2% रिटर्न मिल गया, बेस्ट है। 2 दिन में 2% मिल गया, एफडी में तो 6 महीने में 3 महीने में मिलते, इससे बेटर और क्या हो सकता है। जब 100 का 98 होता है तब सोचते हैं अरे ये तो अब लॉस जा रहा है, नहीं बेचता है। वो सोचता है अब थोड़ा ऊपर आएगा 100 में बेच दूंगा मैं। फिर 96 हो जाता है, फिर वो बोलता है यार अभी 98 आएगा तो मैं बेच दूंगा। हाँ। फिर वो 90 आता है, अब वो पैनिक करता है, वो एवरेज करता है, बोलता है 90 और होगा कर लेता है कि 95 में अगर आएगा, अब मैं एवरेज करता हूँ 95 अगर होगा तो मैं बेच दूंगा और मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। होता है उल्टा, भाव हो जाता है 80 रुपया। अब वो पैनिक कर देता है, अरे यार अब तो मैं 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेच देता है। वहाँ से मार्केट घूम जाता है और एग्जैक्टली। तो इसमें हमने देखा है कि विन रेट अच्छा है, ये लोग मैनेज नहीं कर पाते। हमने उल्टा भी देखा है, जैसा आपने बताया एग्जाम्पल कि किसी का विन रेट 20% ही है बट वो स्टॉप लॉस सही रखता है। हाँ, और उसको रिस्पेक्ट करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ ये 2 चीज़ें अगर आपने ध्यान रख ली कि मेरा विन रेट सही है, मेरा एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस जो है वो मेरा मैनेजेबल है, तो आप मैथमेटिकली मार्केट में पैसा कमाओगे। दिस इज साइंस, दिस इज़ नॉट कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है कि लेट्स से अगर आप 50% ज़्यादा टाइम्स राइट हो और आपका एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस से ज़्यादा है तो आप पैसा कमाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग को ये मिलता नहीं है जल्द से जल्द, या तुरंत नहीं मिलता है। ये बैठ के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पूरा ट्रेड्स मैनेज करने पड़ेंगे, रेडिली अवेलेबल नहीं है, कोई ब्रोकर भी नहीं देता है। तो ये हमको समझा, तो हमने जब डीप डाइव किया तो हमने ये कोशिश की कि हम ये फॉर्मूला लेकर आए। इससे हमने एक प्रोबेबिलिटी स्कोर, आपका ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी स्कोर भी हमने लेकर आए कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है मतलब आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, अगर नीचे है तो आप खराब हो, एंड सो ऑन। वैसा हमने भी एक स्कोर लेकर आए ये 2 बेसिस के ऊपर, एंड हमने कोशिश किया लोगों को बताया कि सर आपका स्कोर 0.5 है, आपका स्कोर 0.6 है, आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, आपको इंडेक्स फंड में डालना चाहिए। अगर आपका स्कोर 3 से ज़्यादा है और आपका स्कोर अच्छा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, आप सही कर रहे हो। ये कोशिश हमने की कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर्स करो, चाहे कोई भी ट्रेडिंग करो, आप कमोडिटी करो, ये बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम लेकर आए हैं। आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि द यूजर विल स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये हमने बहुत बेसिक दिया है सर। अगर आप हमारा ऐप में देख लोगे, एक जैसा स्पीडोमीटर आता है कि 100% है, वैसा 60% आपका स्ट्राइक रेट है। एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट 2 नंबर है जो आपको तुरंत दिख जाएगा, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये 2 नंबर और स्कोर तो हम डायरेक्टली देते हैं। सी व्हेन इट कम्स टू सेमको, व्हाट्स and especially comes to mobile trading application for that matter, which is more or less एक डिफ्रेंसिएशन बन गया है मार्केट में। डिफ्रेंसिएशन इन द सेंस कि अभी इतनी सारी मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं वेयर इन एवरीबडी सेज कि मेरा ये फीचर है, मेरा वो फीचर है। अब इसमें जब भी कोई नया फीचर बनता है तो किस तरह की रिसर्च की जाती है कि ये फीचर, जैसे आपने बताया कि देयर आर 2-3 फीचर्स दैट, एक तो स्पीडोमीटर, क्या था वो, विन रेट, स्ट्राइक रेट था, एक विन रेट था। तो किस तरह की रिसर्च की जाती है कि ऐसी फीचर लाई जाए? सो आप जैसा कि कह रहे हो कि सारे ब्रोकर्स के फीचर्स अलग नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आप 3-4 में आपको ऐप दे दूँ और उसके लोगो बता दूँ तो आप कहोगे ये तो सारे सेम ही ऐप है, अलग अलग कलर है। तो बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है। सारे ब्रोकर्स एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ईजी है, फास्ट है, सिंपल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा है। हम भी शायद कुछ पहले तक ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे थे, पर हमको लगा कि हमको इससे दूर जाना पड़ेगा। तो हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, ईजी का प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया है, कॉस्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, अब 0 हो गया, अब इससे ज़्यादा तो क्या नीचे जाएगा। तो आई थिंक ये 2 प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में रिजॉल्व हो चुके हैं। जो रियल प्रॉब्लम है, जो सेबी भी कह रहा है, जो हमने भी रिसर्च किया, कि लोग पैसा नहीं बना रहे। राइट। तो हम ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं
जहाँ पे टिप्स में भी क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन देते हैं वो भी 100% आप नहीं कर पाओगे, करेक्ट, या आप सेम नहीं फॉलो कर पाओगे, या कर भी पाओगे तो टिप भी शायद 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप ये रिकमेंडेशन फॉलो करो, हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं। हम ट्रेडर्स को, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं अनदेखा सच। ओके, हम आपको आपके ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेकर आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच दिखाते हैं। अच्छा। हम आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये स्टॉप लॉस नहीं डाला है, तो आप प्लीज ये स्टॉप लॉस डालिए। कैसे पता लगेगा मुझे? हमारे पास कोई एक सेक्शन है हमारे ऐप में जहाँ पे आप जाके देख सकते हो जो लोगों को रेडिली अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल को ऑप्शंस बाइंग में इंडेक्स में हमेशा लॉस हुआ है, तो आप प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। ओके, तो अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपकी बाकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। हम ये कोशिश करते हैं कि आपने मिस्टेक्स सॉल्व कर दी अगर, तो आप ये हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में आया था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बाउंसर पे, या सौरव गांगुली का था शायद, कि बाउंसर पे जल्दी आउट हो जाते हैं। सौरव गांगुली था, आई बिलीव, राइट? आई लव सौरव गांगुली। I am also a big fan of Saurav Ganguly. The aggression and the way that he led the team was very good. I mean, I like him much more. The point is कि किसी ने उनको बताया तो he stopped playing bouncers. Oh. तो उससे क्या हुआ, बाउंसर पे आउट नहीं होते। तो उनका ये था कि लेट्स से अगर 10 में से 5 बार बाउंसर पे आउट हो रहे थे और 5 बार बाउंसर पे आउट नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उनका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, ये तो बैटिंग इंप्रूव हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ट्रेडिंग में आपको बताऊं कि सर ये पोजीशन में आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला, प्लीज स्टॉप लॉस डालिए, या आप ऑप्शंस में बहुत खराब ट्रेडर हो। हमने ऐसा देखा है काफ़ी लोगों में कि कुछ लोग हैं जिनका लास्ट 5 साल में इक्विटी में उन्होंने लॉस का रिटर्न भरा है, एफएनओ में प्रॉफिट का भरा है। कुछ लोगों में उल्टा भी होता है कि सालों साल एफएनओ में लॉस का रिटर्न भरा है और इक्विटी में उन्होंने प्रॉफिट का रिटर्न भरा है। काफी तो सबको पता भी लग गया है, वो लोग एनालाइज करने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ एसआई में अगर आपको और डिटेल एनालिसिस दूं तो आप बाय डिफॉल्ट ही बेटर ट्रेडर बन जाओ। पर आप डेटा सैम्पलिंग कितने समय के बेस पे कहते हो कि अब आप कह सकते हो कि आपका ये तरीका खराब है? कुछ सैम्पलिंग तो हमारा जो है, लेट्स से अगर किसी ने नया अकाउंट ओपन किया तो मिनिमम 20 ट्रेड से वो आपका डेटा एनालिसिस चालू हो जाता है। अच्छा, 20 में हमको बेसिक बता पाएंगे, बट जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग बढ़ते जाएगा, आपका हमारे पास और डेटा हो जाएगा, हम वो और ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे। इट्स लाइक अ ब्लड रिपोर्ट। मान लो आप डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर क्या पे बोलता है, पहले भाई ब्लड रिपोर्ट निकालो, क्या प्रॉब्लम्स है, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो अभी जो हमने लेकर आया अनदेखा सच, वो एक ब्लड रिपोर्ट के जैसा है। हम बताते हैं देखो आपके ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम्स है। आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप लॉस में ज़्यादा देर खड़े रहते हो, आप एक सेक्टर में ज़्यादा ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादा लॉस करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमको बताते हैं। तो अपने वो रेक्टिफाई कर दे और डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये लोगों को काफ़ी पसंद आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझने में थोड़ा टाइम जाता है, न्यूबीज को ज़्यादा टाइम जाता है। जो लेकिन थोड़ा समझदार है, जिसको समझ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका यूजर पर्सोना है वैसे भी करेक्ट, तो जिसको समझता है उसको समझता है। यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरा प्रॉब्लम था कि कोई मुझे बताए। उसको पता होता है कि मार्केट शायद कहाँ जाने वाला है, या मार्केट, अच्छा जब सेबी ने भी जब सर्वे किया था 21-22 में और उसके पिछले साल में, मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था फिर भी लॉस कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी लॉस, मतलब मार्केट अच्छा है तो इतना लॉस है। सोचो बेयर मार्केट होगा तो मुझे लगता है 90% 99% पहुंच जाएगा। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कहाँ देखना है और क्या देखना है, कि क्या गलत कर रहे हैं वो लोग, क्या गलत कर रहे हैं। और कैसा होता है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि मिरर मैन आपको नहीं समझता है कि मिरर में क्या करते हो, आपको एडजस्ट कर लेते हो कि अच्छा मैं ऐसे देख रहा हूँ तो शायद थोड़ा बेटर होगा। कैमरा आपकी पूरी सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है मिरर में तो ये सब हेयर सेट था, कैमरा में नहीं आया, तो वो अनदेखा सच आपको कोई और ही दिखा पाता है, आप खुद नहीं देख पाते हो। ये कितने समय से फीचर लॉन्च हुआ है? ये हमारा लास्ट 1 साल से फीचर है, ऑलरेडी लाइव ऑलरेडी है। 1 साल से हमने इज द इंडेक्स लॉन्च किया था। अच्छा। बट लास्ट 4 महीने से हमने अनदेखा सच 4-5 में जुलाई से हमने स्टार्ट किया था। तो जिसको समझ रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो हाउ डू यू नो कि उस फीचर के कारण लोगों का लॉस कम हो रहा है? जैसा कि हमने बताया, हमने जब पहले सर्वे किया था तो 67 के आसपास % जो थे वो लोग मार्केट में लॉस कर रहे थे। अब वो नंबर थोड़ा कम होकर 55-60% के आसपास आया है। That's 20% jump. That's 20% jump. That's a very good. -55 by 67. Yeah. तो इससे हमको समझ रहा है। और सी बेसिक्स है, मतलब मैं आपको बताऊंगा सर कि आप दिन में 1 गिलास ही पानी पीते हो, आपको 6 गिलास पीना चाहिए। नुकसान तो नहीं है आपका कुछ, पर आप 6 गिलास पिएगा तो शायद आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। बेसिक्स है, कोई मैं बहुत बड़ा चीज़ नहीं, AI या कोई रोबोटिक्स या ऐसा कुछ, बहुत AI ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके पीछे बहुत सारा
हमको वर्क करना पड़ा है, बहुत डेटा माइनिंग हुआ। इससे चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये आपको बेनिफिट देगा डेफिनेटली। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो आप और अच्छा करने लगोगे। आपके मोबाइल ट्रेडर्स अगर मैं पूछूं, एंड इफ इट इज नंबर दैट यू कैन शेयर, कि 100 में से कितने % लोग मोबाइल के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं? मेजॉरिटी मोबाइल के थ्रू ही करते हैं, मोर देन 90% ऑफ द Really? सर हैंडी है, एक्सेसिबल है, क्योंकि मोबाइल मेरे साथ शायद 24 घंटा रहता है। लैपटॉप में सिर्फ काम के लिए या कोई चीज़ के लिए ही खोल पाता हूँ। मोबाइल में चाहे ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, कार में हूँ, बस में हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ तो शायद मैं डेस्कटॉप पे। आर यू श्योर कि मोबाइल ट्रेडर्स अगर सैम्पलिंग की जाए 100 मोबाइल ट्रेडर्स की और 100 डेस्कटॉप ट्रेडर्स की, who you think are more serious traders? I think desktop traders are more serious obviously because they are putting that effort, they are putting that time कि नहीं ये मेरा ट्रेडिंग का टाइम है, Correct. मैं इस समय और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा, बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट द बिजनेस। इसीलिए वो कम लोग हैं ऑब्वियसली, द परसेंट जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री में ऐसा ही है, और इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है 10% लोग ही होंगे जो नॉन मोबाइल यूजर्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो नंबर। एक्चुअली एक यूएस मार्केट में स्टडी हुआ था एंड दैट्स यूएस नंबर्स के जो लोग घर पे बैठ के सेटअप बना के ट्रेडिंग करते हैं, उनका सैम्पलिंग किया जाए तो उनमें से परसेंटेज ऑफ यूजर्स ट्रेडर्स निकाले जाए जो प्रॉफिटेबल हैं इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल इंडस्ट्री नंबर। परफेक्ट, हम भी यही बोल रहे हैं, दिस इज नॉट हॉबी, ये बहुत सीरियस गेम नहीं है, सीरियस बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस। तो अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपको बिजनेस की तरह पैसा देगा, हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो पैसा लेकर ही जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया हॉबी में पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं। ओके, एक जनरल यूजर आपके साथ कितनी देर रहता है? लाइफ टाइम की बात करूँ मैं। लाइफ टाइम डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, ऑन एन एवरेज 4-5 साल के आसपास। 4-5 साल? या इंडस्ट्री की एवरेज 6 months। हाँ, बिकॉज हमारा थोड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा अलग है। हमारी कोशिश ये है कि हम जो नए लोग आए हैं ऑप्शंस वाले, जो 2 महीने के लिए आए हैं, उनको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो काफ़ी सालों से हैं मार्केट में, वो हमारी कोशिश है। मास मार्केट की तरफ नहीं जा रहे हो? हमारा हम क्लास की तरफ जा रहे हैं, मास हमारा फोकस नहीं है। मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि एक नॉर्मल ब्रोकर अपने हाउ डू यू से इट पोजिशनिंग इन टर्म्स ऑफ कि मेरा यूजर पर्सोना, ऐसे एक टर्म होता है मार्केटिंग में, कि मेरा एक ट्रेडर कैसा दिखता है, तो आप एक मार्केटिंग करने से पहले क्या 2-3 चीजें परफेक्ट करता है, सोचता है? तो मुझे लगता है, डोंट से इट फ्रॉम सैमको पर्सपेक्टिव, नो इन जनरल, यू विल से इट फ्रॉम सैमको पर्सपेक्टिव, बस जनरली बात कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली द पॉइंट जो आप बोल रहे हो, आई थिंक यू हैव गॉट द राइट क्वेश्चंस। जो इंडस्ट्री में जो पर्सोना है वो यंग है, मतलब यंग है। आई विल नॉट नेम, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ ब्रोकर का ऐसा स्ट्रैटेजी है, कुछ ब्रोकर का ऐसा ब्रोकरेज प्राइसिंग है कि हम 30 के नीचे एज में हम ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे, या 25 के नीचे शायद नहीं चार्ज करेंगे। कुछ नहीं, एक ही है। मतलब मैंने 1-2 देखे हैं ऐसे, एक ही है। कुछ ब्रोकर का ऐसा है कि दिस इज बिल्ड फॉर मिलेनियल्स, या ये नए जनरेशन के लिए, जेन ज़ी के लिए है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंडस्ट्री का फोकस यंग लोगों की तरफ है। और जो आपने बताया, क्या वो गलत है? गलत नहीं है, बट मैं आऊँगा वो क्वेश्चन पे भी आऊँगा मैं कि हमारा पर्सोना क्या है और क्यों डिफरेंट है। तो जैसे आपने बताया जो 1 करोड़ के 3 करोड़ हुए, उसमें यंग काउंट बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव इंडस्ट्री का एवरेज एज बहुत घटा होगा इन द लास्ट 3-4 ईयर्स आफ्टर कोविड, बिकॉज जो लोग आए वो यंग जनरेशन ज़्यादा है। हाँ। तो हमारा हमने ये देखा है, हमने जो रिसर्च भी किया है कि हमारा जो पर्सोना है वो है एवरेज मेल अबव द एज ऑफ 30-35। 30 से 50 के एज में जो उसके पास पैसा होता है, एक जॉब होती है या बिजनेस होता है, स्टेबल इनकम होता है। सो एग्जैक्टली द पॉइंट। सो यंग होता है, तो लेट्स से कोई भी नया बंदा कॉलेज से निकला तो पहले वो क्या करता है, जॉब ज्वाइन करता है। ठीक है, जॉब ज्वाइन करेगा, पहली 2-3 चीज़ वो ये करता है कि अगर फैमिली ने फ़ोन नहीं दिलाया होगा तो खुद आईफोन खरीदेगा, फिर नेक्स्ट वो शायद एक बाइक खरीदेगा, फिर 2-3 साल बाद थोड़ा पार्टी वार्टी करके फिर थोड़ा सीरियस होता है कि ओह अब मुझे शादी करनी है, मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद ऑब्वियसली स्टार्ट करता है, अगर घर लेगा तो लोन लेना चालू करता है एंड सो ऑन। तो उसका कैपिटल बहुत कम होता है, राइट। एंड बिकॉज उसको पता भी नहीं होता कैसे करना है, तो जनरली स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल। वो 10,000, 20,000, 50,000 चालू करता है। बट होता है उसमें वो लेट्स से 10,000 का स्टॉक ले भी लिया, मैं उसको बोलूँगा ये स्टॉक लेट्स से एग्जाम्पल XYZ स्टॉक है, वो 3 साल में डबल हो जाएगा। वो बोलेगा वाह, बोलेगा 10,000 का, लेकिन साला 10,000 का 10,000 ही मिलेगा मुझे तो। डबल भी हो गया, मान लो FD में 7 साल में डबल होता, बोला नहीं FD में तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ। पर उसको फिर ये दिखता है, अचानक उसको न्यूज़ में आता है या ट्विटर पे देखता है वो
कि ये स्टॉक का ये ऑप्शन या ये निफ्टी का ये ऑप्शन 10 पैसे का 100 रुपया हो गया। कौन बताता है ये सब? ये सर चलते हैं काफी, आएंगे फिन इन्फ्लुएंसर्स भी है काफी, कुछ है जो दिखाते हैं, जो उसमें आजकल एडिटिंग भी हो रही है काफी, आजकल काफी फुरूज भी आ रहे हैं। we'll get there. So मेरा पॉइंट ये है कि वो देखता है और वो ललचा जाता है, वो सोचता है कौन यहाँ पे 3 साल वेट करेगा, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 3 घंटे में या 3 दिन में मेरी किस्मत चमक जाएगी। Correct. और उसको लगता है कि सूरज उसके घर से ही उगता है, तो उसको लगता है मैं ही वो नसीब वाला हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली यू आर होपफुल, यू आर एन ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ। दैट्स एन इल्यूजन, एग्जैक्टली। पर होता ये है वो 10,000 डालता है और चले जाता है। तो इसलिए हमारा फोकस ये है कि वो लाइफ में जब स्टेबल हो गया, अब उसके पास पैसे आने लगे हैं, अब वो सीरियस हो गया है लाइफ के बारे में, 30-35 क्रॉस कर लिया है उसने अभी, अब उसको समझने लगा है, वो इतना मेच्योरिटी आ गया है, तो जाके वो हम उसको टारगेट 30-35 वाला जो होगा, लेट्स से 32-33, एंड द पर्सन उसने जॉब वॉब कर लिया है, पैसा वैसा सेविंग है उसके पास, उसको एफडी के बियॉन्ड जाना है ना, उसको इंडेक्स को बीट करना है, इंडेक्स को मैच करना है। अब वो टारगेट भी लेकर आ रहा है, और रीजनेबल टारगेट हाँ लेके आ रहा है कि उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, 40 साल की उम्र में घर बनाना है, something like that. Correct. But then would that person, and majorly a guy, 97% of the market is males. अभी वो रेशियो थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब towards the okay काफी नहीं, genuinely काफी नहीं, मेरा हिसाब से 99% है, क्योंकि जो 2% एक्स्ट्रा है वो नाम लड़की के फीमेल के खोला है, बट एक्चुअली हो रहा है। बट आई हैव सीन अ लॉट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, कॉलीग्स, females are coming, they are coming in good numbers now. They're good numbers, but the percentage is going to change, time लगेगा। It will take time, obviously it will take time, but number is definitely but then जो objective उसका objective लेके आता है वो, but then would that person with that, जो सब कुछ देखने के बाद 89% रिपोर्ट, फिनफ्लुएंसर शिट, बहुत सारी और चीजें, ब्रोकर्स का ग्लिच एंड एवरीथिंग, वो बंदा क्या F&O ट्रेडिंग करेगा भी? अगर उसको अल्फा जनरेट करना है, लेट्स से इंडेक्स फंड अगर 13-14% दे रहा है, एफडी अगर 7-8% दे रहा है, अगर उसका इच्छा है कि उसका विश है कि वो 25-30% या वो रेंज में कमाने का अगर वो कोशिश करना चाहता है, तो आएगा डेफिनेटली। एंड एक बार और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पास गिन चुन के एफडी है, बट ऑब्वियसली आजकल जो लर्नड पीपल है या जो थोड़े अवेकन पीपल है वो एफडी में नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है कि एफडी तो इन्फ्लेशन भी नहीं बीट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस उनके गोल्ड बचता है या रियल एस्टेट होता है। गोल्ड में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट जनरली मेल आर नॉट वेरी कीन टुवर्ड्स गोल्ड। करेक्ट। रियल एस्टेट का टिकट साइज बहुत हाई है आजकल, तो थोड़ा वहाँ पे भी गेन्स कम ही है। अगर आप देखोगे तो मेट्रोज में तो एटलीस्ट बहुत कम, इट्स अ वेरी हाई प्राइस एंट्री भी है और ग्रोथ भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से भी लोगों का ध्यान हटा है। तो लोगों को लगता है यही एक है, सिंपल भी है, बस मुझे बटन दबाना है। उधर तो आपको प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, फिजिकली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लगता है लोगों को सिंपल है, ईजी है, सस्ता है, ब्रोकरेज भी कम है, तो मैं इसमें ट्राई करूँ। अब बट ऑब्वियसली सीरियस लोगों के लिए भी आई बिलीव इक्विटी इज़ द ओनली ऑप्शन, ओनली गुड ऑप्शन। एंड राइट नाउ इकोनॉमी वाइज भी आप देखोगे तो इंडिया इज़ एट अ वेरी गुड लेवल। आप ग्लोबली देखोगे तो वी आर स्टैंडिंग आउट। सो आई बिलीव एवरीवन हैज़ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सो ये कल्चर अच्छा आया है लोगों में कि लोग जो पहले कोई ध्यान नहीं देता था, बट आज लोग इंश्योरेंस है, चाहे मेडिक्लेम है, म्यूचुअल फंड है, डीमैट अकाउंट है, ये सारी चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट हो गए। मतलब अगर आप किसको कहोगे कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो पीपल लुक डाउन अपॉन यू कि अरे इंश्योरेंस नहीं है तो बेवकूफ़ है, मतलब करेक्ट, यू आर नॉट स्मार्ट, विच इज़ गुड एक्चुअली, विच इज़ गुड कि लोग अवेयर हो रहे हैं। बट मेरा यही कहना है कि जैसा आपने बताया, F&O अगर आपको करना है तो सीरियस है तो ही करना चाहिए, अदरवाइज दूर रहना चाहिए। आई मीन दैट मार्केट इज ओनली फॉर ब्रोकर्स हु आर जस्ट ट्राइंग टू कल्टीवेट सम ब्रोकरेज आउट ऑफ 15-20-25 साल के लड़कों से, बस। हाँ, मतलब उतना ही है। अब नाम नहीं ले सकते, नॉट नेसेसरली, बट मैं ले सकता हूँ, बट मैं अलग से ले सकता हूँ, इस डिस्कशन में नहीं ले सकता हूँ। नहीं, वैसा नहीं, उनका फोकस ये है, मतलब दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। उनका स्ट्रैटेजी ये है कि आज हम यंग को टारगेट करते हैं, कल उठ के यही शायद 35-40 बढ़ेंगे एज में, तो शायद एक बंदे का नुकसान हो जाता है ना जब sizable, yes, it's very difficult for that person to come back to the market. 100 में से 30 आ जाएंगे वापस, 70 नहीं आएंगे ऑब्वियसली। हमारे जो अपन कहते हैं ना, चाचा जी का किसी का नुकसान हुआ था, अंकल का, वो वही लोग हैं
हाँ एग्जैक्टली वही लोग हैं जो करवा के गए थे नुकसान किसी टाइम पे। एंड सेबी का डेटा भी बता रहा है। और मैं एक और चीज़ कहना है, जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। करेक्ट। तो एक बार वो अगर उसको लग गया कि मुझे पैसा नुकसान होता है यहाँ पे, तो शायद कोई और ब्रोकर के पास भी नहीं जाएगा, वो इंडस्ट्री से ही खत्म हो जाएगा। बट दैट इज नॉट अदर पीपल टू कम इन द मार्केट। करेक्ट, वो नेगेटिविटी आ जाएगी, बिल्कुल सही। सो ये इंडस्ट्री के लिए खराब है। या इंडस्ट्री के लिए खराब एक और चीज़ है, मोबाइल ऐप के ग्लिचेस। So there have been many instances in the recent past. When was the last time Semco में glitch आया था? और ये मत कहना नहीं आया था। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ग्लिच सब जगह आएगा। हाँ। देयर इज नो चांस कि ग्लिच नहीं आएगा। मतलब आप कितना ही फुल प्रूफ कर लो, कितना ये कर लो, ग्लिचेस आप मिनिमाइज कर सकते हो, टिल जीरो लेकर जा सकते हो, बट एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा। जीरो तो नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। एंड आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब कभी व्हाट्सएप भी डाउन हो जाता है, कभी ट्विटर भी डाउन हो जाता है, कभी कभी उससे किसी का फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है ना? नहीं होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो हमसे उनका बजट या उनका एक्सपेंस इन टेक्नोलॉजी हमसे 100,000 टाइम ज़्यादा होगा। अरे यार, देयर आर ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री दैट पुट 20 गुना पैसा इन देयर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड स्पॉन्सरिंग वर्ल्ड कप्स, एंड देन वही पैसे का कुछ एक्स ही वो टेक पे लगाते हैं या सर्विस पे लगाते हैं। तो पैसे का रीज़न नहीं है, इंडस्ट्री में ब्रोकर के पास पैसा है लगाने को, इफ़ द इंटेंट इज़ देयर। करेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि कोई ब्रोकर का इंटेंट ख़राब है, बट हो सकता है थोड़ा नेग्लिजेंस हो या थोड़ा शायद फोकस नहीं हो वहाँ पे, वो हो सकता है। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी ब्रोकर ऐसा कोशिश करता है या नहीं कम स्पेंड करने की कोशिश करता है। हम भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते हैं। क्या तरीके होते हैं एक ब्रोकर के कि उसका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सही चल रहा है चेक करने के? एंड गिव मी अ प्रैक्टिकल आंसर, नॉट अ पेपर का आंसर कि कागज़ में लिखा होता है। तरीका तो देखिए ऐसा होता है कि आपके सिस्टम्स अगर सही चल रहे हैं, अगर आपने सारे चीज़ रखे हैं, अगर आपको पता है कि आपकी एक लेवल ऑफ ग्रोथ आने वाली है, तो आपको उतने ज़्यादा सर्वर्स है, उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं, एटलीस्ट राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, वो खुद नहीं बनाते, खुद नहीं मैनेज करते। देर आर थर्ड पार्टी प्रोफेशनल प्लेयर्स वो मैनेजिंग इट, जो उनके सर्वर्स भी होते हैं वो उनके खुद के ऑफिस में नहीं होते, वो डेटा सेंटर्स में होते हैं। तो डेटा सेंटर्स में है, प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, बट देर आर टू मैनी मूविंग पार्ट्स। एक पार्ट भी मिस हो गया तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा, हमको एक्सचेंज से कनेक्टिविटी होती है। करेक्ट। अभी एक्सचेंज कनेक्टिविटी, एक्सचेंज के सर्वर्स होते हैं, हमारे सर्वर्स होते हैं, बीच में एक लाइन होती है। करेक्ट। तो बीच में वो लाइन में भी कुछ खराबी आ सकती है। आई थी अभी ज़ीरोडा के अभी बीच में जो आई थी वो हो सकता है। कभी आपके सर्वर्स में इश्यूज आ सकते हैं, कभी आपके ऐप में भी जेन्युइन कुछ ग्लिच हो सकता है, कभी आपके ऐप में और कस्टमर का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी ISPs होते हैं उसमें भी कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं। अगेन सेम नेम नहीं, बट और के भी आए, अपस्टॉक्स का भी आया, देन यू हैव कोटक का भी आया था। सी अभी एक रिसेंटली ज़रोधा का केस आया था जिसमें ये बात आई कि ज़रोधा का ISP से जो बैंडविड्थ लिया गया है, दैट्स 4 Mbps लाइन। करेक्ट। नाउ जब उन्होंने खुद इस चीज़ का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हमारा 2 Mbps ही यूज़ होता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, एंड दैट्स अ डिफरेंट इंटरनेट ब्रॉडबैंड काइंड ऑफ थिंग एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंटरनेट यूज़ होता है। करेक्ट। व्हाट इज इन द केस ऑफ सेमको? सो हमारा भी सिमिलर ही होगा, बट उनका ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इन द सेम केस मैं यही कहना चाहूँगा, सी वो बैंडविड्थ का बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, इट वुड बी अ फ्यू लाख रुपीज़। इट्स जस्ट दैट किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को लगा नहीं कि ये ब्रीच हो सकता है। जैसा आई थिंक उनका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, BSc FNO में शायद उन्होंने BSc की कंप्लायंस मीटिंग में गए थे, कंप्लायंस ऑफिसर गए थे इनके, तो दे आर क्लेमिंग, ज़रोधा इज क्लेमिंग कि 4 Mbps का बोला ही नहीं गया था हमें BSc की मीटिंग में। उन्होंने लिख के दिया हमें बाद में, पर मीटिंग में नहीं बोला गया था। बट BSc के ही ऑडिट जब आया तो उसमें उस दिन का, उस टाइम का जो स्पीड यूज़ था वो 4 Mbps का हमारा मैक्सिमम लेवल है, 2 Mbps ही यूज़ हुआ था। तो दैट्स नॉट इवन द रीज़न दे आर सेइंग। फिर अंदर की बात तो मुझे नहीं पता होगी शायद कुछ और रीज़न हो सकता है, बट आई एम सेइंग इफ दैट इज द रीज़न, देन कोई, जैसा आपने बताया कि मार्केटिंग बजट है, इट्स नॉट सच अ हाई कॉस्ट कि उसमें डालकर वो पैसा बचाने का इंटेंट रहा होगा। हो सकता है किसी ने जेन्युइनली नहीं ध्यान दिया होगा, हो सकता है शायद ऐसा है तो BSc ने अलर्ट रेज किया था। अपनी ट्रेडिंग ऐप लेके आ रहा है, एक बैकअप ऐप लेके आ रहा है, हाँ, है ना, कि अगर कहीं पे होता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। करेक्ट। तो उस केस में ब्रोकर, इफ
SAU, आपको भी ऐसा कुछ आ गया होगा NSE की तरफ से? वो सब यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल नहीं, बट ब्रोकर लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन भी आई होगी ना कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है। वो चालू गया, आई थिंक दे हैव मेड इट लाइव। तो उसमें ऐसा है कि लेट्स से आपने सैमको के पास पोजीशन बनाई, आप कुछ रीजन से सैमको को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या सैमको की तरफ आपका ट्रेड नहीं जा रहा है, आप सीधा एक्सचेंज में लॉग इन करके आप वो ट्रेड डाल सकते हो, तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं हो। ऑब्वियसली आप नई पोजीशन नहीं ले सकते हो, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, आपका लॉस एटलीस्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आप कर सकते हो। इट्स अ गुड मूव, इट्स अ वेरी गुड मूव। ये बहुत लेट नहीं है इनफैक्ट, आप कह सकते हो, बट अभी सिर्फ वो एक्सचेंज को भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टाइम जाता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड मूव बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, जीरो नहीं होगा। तो जैसे कि कहीं तो ग्लिच आएगा आज, अब जैसा आपने बताया कुछ ब्रोकर्स का नाम लिया, कहीं पे ग्लिच आ सकता है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। आप जीरो नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप एक बैकअप दे दो। बट नीलेश, आपको नहीं लगता कि ये कहना कि टेक्नोलॉजी है, कभी भी आ सकता है, विच इज़ नॉट इनकरेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट देन थिंक फ्रॉम ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव कि ट्रेडर ने पैसा लगाया, करेक्ट, उसका भी मेहनत का पैसा है, करेक्ट, उसने ब्रोकर पे विश्वास किया, करेक्ट। अब ब्रोकर आगे कौन से API यूज़ कर रहा है, कहाँ से इंटरनेट ले रहा है, वो तो उसको लेना देना है। करेक्ट। अब इस केस में ज़रोडा ने पे किया, या कुछ केसेस में फिनवेजा ने भी पे किया था, पीछे कुछ हुआ था, तो दे ऑल्सो पेड, बट नॉट एवरी ब्रोकर पेज। बट देन एक ब्रोकर, एक ट्रेडर की नज़र से अगर देखा जाए तो उसने तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा डाल दिया ना मार्केट में, तो उसको नुकसान अगर होता है तो उसको अगर ये लाइन मिलती है तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दैट इज़ नॉट फेयर ना। फेयर तो नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही तो है। आइडियली क्या होना चाहिए? व्हाट्स एन आइडियल वर्ल्ड अराउंड दिस? आइडियल वर्ल्ड यही है कि अगर ब्रोकर में ग्लिच है तो आप एक्सचेंज का जो ऑप्शन दिया है वो अब है, अब है। हाँ, तो वही है मैं कि जब इश्यूज बढ़े तो एक्सचेंज ने भी आगे आके वो कदम उठाया, बट एक्सचेंज भी मतलब एक हर एक ट्रेड का एक उनको भी एक रेवेन्यू जाता है। दे आर ऑल्सो 12,000 करोड़ रुपया कमाया लास्ट ईयर, जो भी मतलब मेरा कहना ये है कि एज अ रेगुलेटर दे ऑल्सो हैव सर्टेन बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ आप ब्रोकर पे डाल दोगे तो वो नहीं चलेगा, आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली ब्रोकर भी एक कदम साथ में बढ़ाएगा, उससे ही पूरी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाएंगी। एंड दैट इज वाई सेड इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब जीरो नहीं कर पाओगे, बैकअप दे दो, एटलीस्ट ट्रेडर का नुकसान ना हो। पहले वो स्टॉप करते हैं, बाद में जो ये करना है। बट काफ़ी रेगुलेशंस आए हैं जो कि कह रहे हैं कि आपको विच आर इन द राइट डायरेक्शन, कि आपको बैकअप्स रखना है, आपको सिस्टम सारे प्रॉपर करने हैं। अभी जो पहले सिस्टम ऑडिट्स या एक दो ऑडिट थी, साइबर ऑडिट है, वो सारे कुछ वर्ष पहले इतनी ज़्यादा होते हैं ऑडिट, अभी होते हैं, अभी बहुत कब हुए लास्ट टाइम? अब एवरी 6 मंथ्स हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है। अच्छा, रिपोर्ट इज समथिंग डिफरेंट। आई एम सेइंग कि कोई ऑफिस में आया हो चेक करने के लिए, वो भी होता है। बट और कैसा होता है, सी अभी सेबी या एक्सचेंज सब जगह नहीं जा सकते हैं, बट हमको एक रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड या एक्सचेंज रजिस्टर्ड या CSA DISA सर्टिफाइड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनसे हमको ऑडिट करवाना पड़ता है और वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अभी उन्होंने वो रूल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए कि पहले ऐसे था कि अगर मान लो किसने आँख बंद करके साइन कर लिया तो चल जाता था। अब अगर किसी ऑडिटर ने साइन किया और कुछ प्रॉब्लम आया तो ऑडिटर पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका भी सर्टिफिकेट कैंसिलेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जैसा कि मैंने कहा जीरो नहीं होंगे, नियर जीरो होंगे, फॉल बैक होगा, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तो सेबी ने पेनल्टी भी कुछ महीने पहले दे काइंड ऑफ अनाउंस ना कि अगर आपका हुआ है कंसर्न तो ब्रोकर हैज़ टू नोटिफाई द रेगुलेटर, करेक्ट, विद इन हाफ एन आवर और समथिंग, करेक्ट, नहीं तो फाइन बढ़ता जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। सो उससे भी क्या होगा कि अगर लेट्स से जब ब्रोकर रिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो बड़ी पेनल्टी होगी ऑब्वियसली। जब ब्रोकर रिपोर्ट करेगा तो सेबी विल इन्वेस्टिगेट। पहले कोई नहीं था, ये था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं था, जो जिसको जो करना है वो कर रहा था। और एक्चुअली अगर आप देखोगे जो आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करते हो तो उसमें कस्टमर लिख के देता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो सकता है और उसमें ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 सेक्शन बन रखे हैं। हाँ, सेक्शंस बन रखे हैं, इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का है, करेक्ट, कि हो सकता है ऐसे। बट डेफिनेटली वो इट्स अ रेगुलेटरी अप्रूव्ड स्टेटमेंट, वो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जिसको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कहते हैं। गलत है वो, गलत नहीं है सर, आपको रियलिटी से आपको भी पता है कि कोई भी ट्रेडर अकाउंट खोलते हुए नहीं पढ़ता है वो सब, और पढ़ भी लेगा तो वो कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। सर वो तो ऐसा है कि अगर आप बैंक अकाउंट भी खुलवाओगे तो बहुत सारी चीज़, कुछ भी हम, आप लोन लोगे तो आपको कपड़े तक वो लिखवा लेता है उसमें, तो जो है वो तो है सर उसमें। और ये अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रोकर खुद से करके कर रहा है। और वो अगर लिखा भी गया है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट, कि कुछ सोच के ही उन्होंने डाला है कि ये हो सकता है। सी आप एक चीज़ समझिए कि ब्रोकर का भी डिपेंडेंसी लेट्स से
फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर पे, लेट्स से फॉर XYZ रीजन वहाँ पे कुछ हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ और that's a one outlier. बट सर ये भी वैसा ही है ना, ये ब्रोकर को पता तो नहीं था कि ये वायर में प्रॉब्लम होने वाला है, ये सर्वर में प्रॉब्लम होने वाला है, कुछ तो कहीं भी हो सकता है ना सर. अगर मैं 15 केसेस निकालूं पिछले 1 साल में, तो कुछ चीज़ें हैं या थी जो अवॉइडेबल हो सकती थी, या जिनका पहले अगर ध्यान रखा जाता पॉसिबल था. अभी मुंबई में कौन सी जगह है वो जहाँ पे ऑफिस था इनका डेटा सेंटर का, तो वो कह रहे हैं कि जो खुदाई कर रहे थे और NSE का इंटरनेट का लाइन कट गया, इसकी वजह से डेटा सेंटर्स बंद हो गए. तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो अनजाने में हुआ है. बट कुछ चीज़ें थी, बट नेवर माइंड, अपन आगे मूव करते हैं. जी जी यू डिग अ लॉट इन दिस. ओके, आजकल बहुत चल रहा है यार, और हम भी बहुत काइंड इन्वॉल्व है डायरेक्टली इसमें, इन्फ्लुएंसर का स्पेस. फेक वाले इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टर्म है. फेक इन्फ्लुएंसर ने इनको थोड़ा पोल्यूट कर दिया है. तो सेबी इज गोना से सून कि कुछ ना कुछ लेवल पे जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, ब्रोकर्स इंक्लूडिंग, वो इन्फ्लुएंसर के साथ अगर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ बंदिशें आने वाली हैं. जी बिल्कुल. अभी तक नहीं रही हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन फ्रॉम ए ब्रोकर का पर्सपेक्टिव कि इन्फ्लुएंसर क्या सारे के सारे खराब हैं, या देयर समथिंग एल्स गोइंग ऑन? सी, जो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि कोशिश करते हैं लोगों को जागरूक बनाने की या लोगों को इन्फॉर्म बनाने की, वो अच्छे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है. मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, अगर आपको कुछ चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगी, आप उसका रिव्यूज़ दे रहे हो, आप कुछ जेन्युइन आप बताने की कोशिश कर रहे हो जो काफ़ी लोगों को हेल्प होगा. जैसे कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि ये फिल्म से दूर रहो, या ये ब्रोकर से दूर रहो, या ये कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, वो मार्केट के लिए अच्छा है. कुछ लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो फेक रिव्यूज़ या फेक M2M या कुछ और बताने की, या फेक ट्रेडिंग ऐप, करेक्ट, फेक ट्रेडिंग ऐप, कि लोग कुछ वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है. अब प्रॉब्लम ये है कि सेबी का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो बता दे कि ये सही है कि ये गलत है. तो जो आप कह रहे हो इन्फ्लुएंसर, वो डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन उसके नुकसान भी हो सकते हैं. जो जेन्युइन अवेयरनेस है वो शायद थोड़ी कम हो. उसको रेगुलेट करके थोड़ा और सिस्टमैटिक अगर करेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए बेटर है. अगर मैं कहूँ ट्रेडर्स के लिए, तो मैं सिंपल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, अगर वो जेन्युइनली करोड़ों या पैसे 100 गुना 10 गुना 20 गुना कर रहा है, तो वो आपको बैठ के सिखाएगा नहीं. उसके टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. फिर वो ट्रेडिंग करेगा और पैसे कमाएगा. आपको सिखाने में, आपको हेल्प करने में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा. अगर वो कर रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर इज सम अदर इंटरेस्ट. तो कोई अगर आपको बताता है कि मैं बहुत ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो प्लीज़ मत भरोसा कीजिए. खुद का दिमाग लगाइए. ये तो आपने बोल दिया जी. अब एक ट्रेडर जो है नया, उसको नहीं पता, उसको लगता है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 2 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो बंदा जेन्युइन होगा. उसकी परसेप्शन होती है ना, दिस इज हाउ वी जज ग्लोबली एट अ ह्यूमन लेवल. Now some brokers या entities या anybody, since we are talking a broking context now, उनको तो पता है ना कि ये बंदा टिप दे रहा है, उनको तो पता है ना कि ये लाइन क्रॉस कर रहा है, उसको दिखता है. फिर भी कुछ ब्रोकर्स दे पार्टनर विद दीज काइंड इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अभी बैन भी हुए हैं कुछ. तो क्या उनको ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी चाहिए थी, उसको डील देने से पहले या वैलिडेट करना चाहिए था कि भाई ये तो गलत काम कर रहा है, लेट्स नॉट एसोसिएट आवरसेल्व्स विद हिम. सो उसमें ऐसा हो रहा है बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन. तो काफ़ी ब्रोकर्स को शायद ये लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं. क्यों? एथिक्स कहाँ जाते हैं फिर उस टाइम पे? इट्स नॉट इलीगल, राइट? आई मीन, और बट द पर्सन इज डूइंग टिप्स ना. पर कैसा होता है टिप्स के लिए, शायद कोई, आई एम नॉट सीइंग एनी ब्रोकर यूजिंग इन्फ्लुएंसर टिप्स. अकाउंट ओपनिंग के लिए, बाकी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. और जो बाकी गुरुज है वो खुद पैसा लेते हैं, मतलब खुद ट्रेडिंग के या ट्रेनिंग के या करेक्ट बैच में या टेलीग्राम ग्रुप के या व्हाट्सएप ग्रुप के पैसे लेते हैं. तो ब्रोकर एसोसिएटेड, आई डोंट थिंक कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो ब्रोकर के नाम पे बोल रहा है कि मैं ब्रोकर से एसोसिएटेड हूँ और मैं उनके टिप्स आपको दूंगा या ऐसे कुछ करूँगा. वैसा नहीं है. टिप्स अपने देता है, कहता है कि टिप्स फ्री हैं आपके लिए. हाँ, आप ये अकाउंट खोल लो. तो वो एक जैसा कि आपने बताया, वो एक मॉडल है. पर उसमें ऐसा है कि देखिए, आप अगर उस पर भरोसा कर रहे हो तो आप चाहे उसको ब्रोकर का चूज करो या चाहे उसको पैसे दो, बात तो एक ही है. और ब्रोकर तो नहीं कहता है कि आप टिप दे के, आप ब्रोकर जो चलाता है वो रेफरल स्कीम चलाता है. उसमें कोई गलत नहीं. उसमें क्या है कि आपके कोई फ्रेंड है, आप
उसको ट्रेड करने के लिए बताओ कि अगर मेरा ऐप अच्छा है तो आप यहाँ पे XYZ ब्रोकर में ट्रेड कीजिए, अकाउंट ओपन कर ट्रेड कीजिए और आपको कुछ शेयरिंग मिल जाएगी। उसमें कोई गलत नहीं, उसका कोई मिसयूज कर रहा है वो प्रॉब्लम है। एक लाइन तो ये हो गई। एक दूसरी लाइन है जो एजुकेट करना चाहता है, जिसका अच्छा इंटेंट है इन्फ्लुएंसर का, वो कहता है कि ये मैं आपको पैसा नहीं लूंगा इसका एजुकेट करने का, टिप नहीं दे रहा हूँ मैं, एजुकेट करने के लिए ये रहा अकाउंट, लिंक खोलो। इज दिस करेक्ट? सेबी का अभी रेगुलेशन आया नहीं है। आई एम सेइंग कि इफ यू वर in there, if you had to sort of take a decision around it, or if you see it, दो डायरेक्शन, एक बंदा गलत कर रहा है वो भी लिंक दे रहा है, एक बंदा जेन्युइन करने की कोशिश कर रहा है वो भी लिंक दे रहा है, दो तरह के इन्फ्लुएंसर है ना, करेक्ट, ब्लैक एंड वाइट, करेक्ट। अब उस केस में सेबी इज probably gonna paint them with the same paint, which I feel is not उससे तो खत्म हो जाएगा उसका इंसेंटिव इंडस्ट्री में। तो मेरा ये कहना है सर कि रेफरल या बाकी जो स्कीम है दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम है टिप्स देना। करेक्ट। चाहे चलो मान लो आपने ये बंद कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ये बंद कर दिया कि भाई आप शेयरिंग नहीं कर सकते या बाकी चीज़ नहीं कर सकते हो, वो टिप दे के डायरेक्ट पैसे तो ले ही सकता है। हाँ, तो उसको बंद करना चाहिए, न कि ये शेयरिंग या कुछ और को बंद करो। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दरवाजा बंद करने की कोशिश करो तो साइड से निकल जाएगा वो। एब्सोल्युटली ट्रू, दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट। आज तक सेबी हैज़ फेल्ड, ये मैं अपने एंगल से बोल रहा हूँ, आज तक सेबी हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड इन फिक्सिंग इंदौर और अहमदाबाद, गुजरात और एडवाइजरी जो होते हैं वहाँ पे बहुत एडवाइजरी बिजनेस चलता है, टिप्स लेके पैसा चलाते हैं। सेबी अनरजिस्टर्ड होते हैं या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या आरए का लाइसेंस किराए पे लिया होता है उन्होंने, ये दो तरीके से चलता है। तो जो इन्फ्लुएंसर जो गलत तरीके से ऑनलाइन टिप्स देके टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, वो अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, वो कहेंगे कि ले लो हमारी सर्विस, मैं यूट्यूबर हूँ, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो ट्रस्ट फैक्टर भी है। एंड सेबी इज नॉट गोना गेट इनटू टेलीग्राम चैनल्स ऑफ दीज पीपल, सो मैनी ऑफ देम, इतने तो कर नहीं पाएगा सेबी इंदौर ओपन में नहीं कर पा रहा, तो ऑनलाइन तो इट्स टफ नट टू क्रैक। सो जैसा कि आपने कहा, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है कि सेबी लास्ट माइल तक शायद नहीं पहुंच पाएगा। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट सेबी, आप अगर देखो कि बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, OTP के होते हैं, इतने होते हैं, RBI कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, लीगल स्ट्रगल बहुत बड़ा है कि सेबी, चलो अगर आपको अपने सेबी ने पकड़ भी लिया किसी को, मान लो रंगे हाथ भी अगर पकड़ लिया, तो गुनाह की सज़ा नहीं होती है। आपको वो एस्टैब्लिश करना पड़ता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, प्रूफ रखने पड़ते हैं, उसके बाद एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके जो भी रिजल्ट या जो भी ये आता है केस का उपाय जो भी आता है वो बाद में आता है। करेक्ट। वो सब में सेबी नहीं कर पाएगी। तो सेबी को, या जैसे मैंने बताया OTP का फ्रॉड है, वो होता है, लोगों को पता है कि इंदौर से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, पर वो जाके एक आदमी को पकड़े, वहाँ पे जाएंगे तो वो मोबाइल उसके नाम पे नहीं होगा, सिम कार्ड किसी और के नाम पे होगा, फिर वो एस्टैब्लिश करना कि नहीं ये आदमी वो सिम कार्ड यूज़ कर रहा था, बहुत लंबा प्रोसेस है। बट एज यू सेड, जैसा कि आपने बताया, मेरा भी यही मानना है कि सेबी शुड लेवी ए पेनल्टी। अभी जो 2-4 बड़े केसेस हुए हैं उसमें सेबी ने सिर्फ जो लोगों के पैसे लिए थे वो वापस करने की बात कही है, बट उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है। वो तो क्या है, चलो अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पैसा देना है, उसमें हो सकता है मैं मेरे अकाउंट में सिर्फ लिमिटेड पैसा लूँ, मैं कोई XYZ अकाउंट में दूसरे फ्रेंड के नाम पे पैसा लूँ, या मैं किससे कैश ले लूँ, या मैं पैसा स्पेंड कर दूँ, शायद हो सकता है मेरे पास वो पैसा बचा ही नहीं है, तो मैं कैसे रिफंड करूँगा, मैंने किसी को दे दिया है, कुछ और कर दिया, तो वो लीगल ट्रबल बहुत ज़्यादा है। देयर शुड बी अ वेरी हाई पेनल्टी, क्योंकि डेट्रीमेंटल कुछ नहीं है अभी कि हाँ ठीक है पकड़े भी गए तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे वापस देने पड़ेंगे, घर से तो कुछ नहीं जाएगा, देखी जाएगी। दैट इज़ द एटीट्यूड विथ विच सच पीपल आर कमिंग आउट। इसीलिए कुछ डर होना चाहिए। एग्जैक्टली। वो डर जब होगा कि नहीं, अगर मैंने ये कर लिया शायद मुझे जेल हो जाए, शायद मुझे मेरे घर से करोड़ों रुपए देने पड़े, मेरा घर बिक जाए शायद, करेक्ट, तो शायद वो डर होगा, और तो शायद लोग ये होंगे। रूल्स डेफिनेटली और स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, दैट्स द ओनली सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो आज एक बंद किया है, कल 4 और आ जाएंगे, 4 बंद करोगे 16 और आ जाएंगे। करेक्ट। और एक तरीके से बंद करोगे दूसरा तरीका लेकर आएंगे। सी, जिसको वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से समथिंग तो वो ऐसा नहीं तो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। अरे घर पे ताला लगा होता है फिर भी चोरी हो जाती है। एग्जैक्टली। आप और क्या ही कर लोगे। सो वो ही है कि आपको चोर को रोकना पड़ेगा, आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें मेजॉरिटी अगर आप बचा पाओ तो बेटर है। ये स्टॉप गैप मेथड नहीं चलेगा।
आपको एक लार्जर डिस्कशन करना पड़ेगा, शायद कुछ ब्रोकर्स को भी इन्वॉल्व करे, बाकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करे, तो शायद ये बेटर हो सकता है। वैसे डज सेबी इन्वॉल्व ब्रोकर्स व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, जो बड़े बड़े रेगुलेटरी फैसले होते हैं? यस, काफी चीजों में एनएमआई तो होता है, दैट आई एम अवेयर ऑफ। एनमी जो है वो ब्रोकर का ही एक बॉडी है, तो उसमें काफ़ी ब्रोकर्स है, काफ़ी इंक्लूसिव है। सेबी का जो सिस्टम्स है, इवन जो रेगुलेशन लेकर आते हैं, दे आर फार मोर ओपन नाउ, दे आर फार मोर इंक्लूसिव। वो कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेकर चले, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ सेबी का काम नहीं है रेगुलेट करना, एक्सचेंज का भी है, ब्रोकर का भी है, सब ब्रोकर्स का भी है, इनफैक्ट कस्टमर्स का भी है। अगर आप 4 वीडियो देख रहे हो तो आप अगर उसमें लुभा जाओगे तो आपको नुकसान होने ही वाला है। आपको भी अक्ल होनी चाहिए, आपको भी बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ, किसको मैं दे रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें ओवर पीरियड ऑफ टाइम बदली हैं। आई मीन मेरे को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7-8 साल ही हुआ है इंडस्ट्री देखते हुए, बट द वे सेबी इज़ काइंड ऑफ प्रोएक्टिव नाउ दीज डेज, गुड और बैड, मेरा एक एंगल अलग है थोड़ा इसको लेके, बट एटलीस्ट दे आर बीइंग प्रोएक्टिव, जो पहले नहीं था। करेक्ट। So they are trying to be vigilant, they are trying कि वो proactive रहे, कि वो पहले से ही regulations लेकर आए, पहले से ही वो कोशिश करे कि जो हमने अभी T+1 भी किया उन्होंने, बाकी भी जो चीज़ वो कर रहे हैं, obviously कहीं कहीं पे हमको लगता है कि उसका ऑपरेशनल एफर्ट बहुत ज़्यादा है। हम भी कभी कभी लगता है कि बहुत हमको एज अ ब्रोकर हमको बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, बट what they are doing, उनका इंटेंट सही है। शायद कई एक्शंस थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर लग सकते हैं, बट इंटेंट डेफिनेटली बहुत सही है उनका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि जैसा कार्वी जैसे कोई फ्रॉड हुआ या और भी कई फ्रॉड्स हुए थे, उसका वो एकदम ज़ीरो तो नहीं होगा, जैसा मैंने कहा एकदम ज़ीरो, बट बहुत मिनिमल हो जाएगा, एंड ये बेटर भी है इंडस्ट्री के लिए। मे बी शॉर्ट टर्म पेन है, बट लॉन्ग टर्म में आई सी दैट इंडस्ट्री के लिए गेन है, और कस्टमर्स बचेंगे तो ब्रोकर्स बचेंगे। अगर एक मतलब एवरीवन इज़ अ ब्रोकर, राइट, एक ब्रोकर करेगा तो मेरा भी नाम खराब होगा और मेरी भी बदनामी होगी, और वैसे एक भी स्कैम इंडस्ट्री से कुछ लाख या कुछ हज़ार नए कस्टमर या नए ट्रेडर को पीछे ले जाता है। करेक्ट। ओके, एक ब्रोकर को ना कंप्लायंस को लेके बहुत कुछ करना पड़ता है। जब भी कोई रेगुलेशन आता है, अपन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आना आस्क कि जैसे ये अभी टाइम एनएससी कह रहा है कि मेरे को टाइम बढ़ाना है, पहले मैं 3 घंटे करूँगा 6 से 9, फिर मैं 11:30 बजे तक करूँगा जी। अब चलो हमने उनके ऊपर भी एक पीस किया था कि क्यों एक पॉसिबल रीज़न इसका हो सकता है, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एनएससी सेज, बट देन जो भी हो काम बढ़ता है इससे, एक ट्रेडर का भी बढ़ता है क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स बढ़ गए जी। जो चुपचाप घर बैठ सकता था वो शाम को 3-4 बजे अब नहीं कर सकता। ब्रोकर का तो वॉट लगने वाला है। कई ब्रोकर तो कह रहे हैं, छोटे ब्रोकर जो ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं, स्मॉल साइज, दे आर सेइंग हमारा तो दुकान बंद होने वाला है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली रेगुलेशंस बढ़ेगा, डेफिनेटली ऑपरेशनल एफर्ट्स बढ़ेगा, बट बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शाम को ट्रेडिंग होगा तो ब्रोकर के थ्रू ही होगा, तो ब्रोकर का भी बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। पर मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली छोटे ब्रोकर्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, लेकिन बड़े ब्रोकर्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो MCX का जो मार्केट चलता है वो आज भी सुबह 9 से रात को 11:30 या 11:55 तक चलता है। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट सारे जो ब्रोकर्स हैं जो दोनों इक्विटी और कमोडिटी देते हैं, उनके वैसे भी स्टाफ होते ही ऑफिस में जो लेट तक होते हैं। एंड सेकेंडली जो मैं कहना चाहूँगा, जो ये बिजनेस बढ़ेगा, सो वो कंपेंसेट कर ही देगा कि जो आपको लेट्स से अगर एडिशनल स्टाफ लगाने पड़ेंगे तो हो सकता है। बट लेट्स से अगर कोई बहुत छोटा ब्रोकर है जिसकी इनकम बहुत कम है और जो सिर्फ इक्विटी में दे रहा है, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे आएगा। ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड, इवन फॉर ट्रेडर्स इट इज़ गुड, क्योंकि बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो आफ्टर मार्केट भी हो सकते हैं, तो कोई हेज का ऑप्शन नहीं है। आपको रिस्क नेक्स्ट डे सुबह ही पता चलेगा। ओवरनाइट काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया या US में कुछ हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसका बेनिफिट इसके थ्रू ही ले पाओगे। तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट एज यू सेड, थोड़ा सा अगर उसको ऑपरेशनली स्मूथ करके करा जाए तो इट वुड बी बेटर। और जो मैंने जो अभी तक देखा है और पढ़ा है, उसमें उन्होंने शायद ऐसा किया है कि वो डे प्रीवियस डे में काउंट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि रात को 11 बजे तक चलेगा तो हमको रात को 1 बजे बिलिंग करनी पड़ेगी। वो शाम के 6 बजे से नेक्स्ट डे तक पूरा 7 दिन तक काउंट होगा और वो एक डे काउंट होगा। तो दैट्स अ गुड सोल्यूशन एक्चुअली। अगर वैसा होता है तो इट इज बेटर। ब्रोकर्स के लिए नॉट जस्ट ब्रोकर्स, सिर्फ ब्रोकर्स काम नहीं करते, ब्रोकर्स के साथ साथ एक्सचेंज भी काम करते हैं। जो हमारा क्लियरिंग NCL है वो भी काम करता है, ICCL है वो भी काम करते हैं। उनके तरफ से भी, बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग उनके यहाँ पे भी काफ़ी हाई होती है, उनको भी बहुत एक्यूरेसी रखनी पड़ती है। करेक्ट।
तो इट वुड बी अ प्रेशर ऑन द होल सिस्टम. तो इट शुड नॉट बी, इतना ज़्यादा नहीं कर देना चाहिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए. वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. अदरवाइज ग्लिचेस सब जगह आ सकते हैं और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इतना ज़्यादा ये होगा, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली देर कैन बी सम इश्यूज. तो इट्स बेटर कि वो सारी चीज़ को ध्यान में रख के स्मूथली सबको जैसा इंक्लूसिव रख के ध्यान रख के अगर किया जाए तो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. SEBI, what I hear is has reached out to other exchanges and brokers के NSE ने कहा कि हमने सारा रिसर्च किया है, बट स्टिल SEBI has reached out to BSE and MCX and brokers as well कि आप बताओ कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है. And then probably if everything goes fine, तो as per NSE 1 मार्च 2024 से you would know if it goes fine. 1 मार्च 2024 से they wanna make it applicable. Yes, उनका पूरा काम चालू है बैक एंड पे. उनका पूरा हमारी एक अभी जो एक्सचेंज के साथ मीटिंग्स भी होती है, रीजनल मीटिंग्स भी होती है, उसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, SEBI और एक्सचेंज ने कुछ कंप्लायंसेस कम भी कर दी है. जो एक दो रिपोर्टिंग्स थे वो अभी हाल ही में लास्ट मंथ से रिपोर्टिंग कम भी कर दी है. और आगे जाके उन्होंने कहा है कि जो डुप्लीकेसी है या जो उनको लगता है ऑलरेडी डेटा उनके पास डायरेक्टली मिल सकता है, वो ब्रोकर से नहीं मांगे, वो डायरेक्ट एक्सेस से ले लेंगे. तो दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू डू दैट, बिकॉज जैसा कि आपने बताया काफ़ी ब्रोकर्स ने रेस किया था ये, राइट, कि काफ़ी ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली स्मॉल साइज ने काफ़ी रेस किया. तो SEBI उसका भी ध्यान रख रहा है, एक्सचेंज का भी ध्यान रख रहा है. मेरा आखिरी सवाल नीलेश, के हम कोविड से या 2019 से अभी 4 साल आगे आए हैं और हमने देखा है कि टर्नओवर बढ़ा है, डीमैट बढ़े हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है. करेक्ट. अगले 4 साल अगर हम 2027 में बैठे हैं और मान लो कि हम इस टाइम ऐसी बात कर रहे होंगे 2027 में, तो उस समय व्हाट डू यू थिंक डायनामिक्स क्या होंगे इंडस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ के प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना फ़र्क पड़ा होगा, ब्रोकर्स क्या कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग दैट प्रॉफिटेबिलिटी नंबर, एंड फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव एज वेल, एक जेनरिक सॉर्ट ऑफ फ्रॉम अ 360 डिग्री, बहुत दूर से एक बर्ड आई व्यू अगर लो आप इन 4 सालों का, तो क्या होने वाला है? सो मैं विश तो यही करूंगा कि नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए डेफिनेटली. रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि नंबर इंप्रूव होगा बिकॉज अवेयरनेस जा रही है. SEBI ने भी जब ये सर्वे किया तो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं. आज लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग ट्रैक कर रहे हैं खुद का सिस्टम्स. जैसे भी हमने भी एक फीचर दिया है जिसको हम NAV इंडेक्स कहते हैं, कि जिसमें आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के इंडेक्स देखते कि निफ्टी क्या चल रही है, सेंसेक्स क्या चल रही है, अरे तुम्हारा इंडेक्स कहाँ है वो तो देखो. तो हमने लोगों को उनका खुद का इंडेक्स भी बना के दिया है, तो लोग वो ट्रैक करते हैं. उससे वो लाइव ट्रैक कर सकते हैं क्या वो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और अगर उन्हें 3 महीने में बीट नहीं किया तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप संभल जाइए, या तो आप ट्रेडिंग इंप्रूव कीजिए या तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए. मुझे लग रहा है ऐसा बाकी ब्रोकर्स भी शायद करेंगे या बाकी इंस्टीट्यूट्स भी शायद करेंगे, और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी मार्केट में, तो ये नंबर्स थोड़े कम होंगे. ब्रोकिंग पॉइंट से मैं कहूँ, अगर रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी होगी ऑलरेडी. टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो वी आर इम्प्रूविंग अ लॉट. सिस्टम भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, कंप्लाइंस भी काफ़ी स्ट्रिक्टर हो रहे हैं. तो ये जो ग्लिचेस आ रहे हैं मुझे लग रहा है वो भी शायद कम होंगे. ब्रोकर्स की मैं कहूँगा तो आई बिलीव दे विल बिकम प्योर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, बिकॉज धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिसर्च भी अलग होते जा रहा है. रिसर्च जो US में भी हुआ है, अगर बाकी जगह में भी देखोगे तो ऐसा ही हुआ है कि रिसर्च एजेंसी अलग होती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अलग होता है, ब्रोकर होता है उसका काम होता है एग्जीक्यूशनर, कि भाई मेरा आपका ऑर्डर लिया और एक्सचेंज को दे दिया, मिडिल मैन होता है. और वैसा थोड़ा शुरू होगा. फिर भी एक ब्रोकर 7,000 या 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है और कोई ब्रोकर है वो 300 करोड़ का करता है. अगर एक आगे चल के एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ही बनने वाला है, वुड दैट डिफरेंशिएशन, विच आई एग्री इट वुड, स्टिल स्टे वैसा ही रहेगा? तो अभी जैसा कि आपने बताया, लोगों की एक्विजिशन, ब्रोकर की प्लेटफॉर्म तो सबका सिमिलर ही है, सबका ब्रोकरेज रेट भी सिमिलर ही है, सबके फीचर्स भी मोर और लेस सिमिलर ही है. तो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है कि कौन कितना एक्वायर कर पाता है, इसलिए भी शायद वो फिन इन्फ्लुएंसर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कोई ब्रोकर, या ये सारी चीज़ चल रही है बिकॉज उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि मैं एक्वायर ज़्यादा करूँगा तो मैं ज़्यादा बेटर बन पाऊँगा. पर हमको वो समझा है कि हमारी स्ट्रैटेजी एक्विजिशन नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं उनको हम कोशिश करें हमारे ऐप पर लेकर आने की. नए जो है वो धीरे धीरे डेवलप होके इवॉल्व होके आएंगे, इसलिए हम ज़्यादा, जैसा आपने बताया था, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं करते हैं. मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है.
मुझे लगता है कि एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो ट्रेडर है वो भी समझेगा कि ये मुझसे सिर्फ कमाना चाहता है, ये मुझे रिटर्न्स कुछ दे नहीं रहा है, एंड दैट जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे इवोल्यूशन आएगा तो लोग ज़्यादा बेटर डिसीजन लेंगे. दैट इज़ व्हाट आई फील. मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि जो ब्रोकर इस बिना पे टिका है कि मैं उसी ट्रेडर को जब वो दूसरी बार मार्केट में आएगा विद मनी एंड विद अ बेटर माइंडसेट, तब मैं उसको कैच करूँगा, एज़ कम्पेयर टू जब वो पहली बार आ रहा है और छोटे ब्रोकरेज देके या छोटे माइंडसेट या अपने छोटे प्रॉफिट के लिए आ रहा है. तो समबडी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टुडे जो बंदा 20-25 साल का है ट्रेडर, वो जब 5-7-10 साल बाद दोबारा मार्केट में आएगा, उसको जो कैच कर लेगा आज के मिलेनियल को, करेक्ट, उसको जो कैच कर लेगा आगे चल के, दैट पर्टिकुलर ब्रोकर और एनी मार्केट पार्टिसिपेंट इज देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लॉन्गर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एज वेल. करेक्ट. सो आपने बहुत सही बात कही. तो कुछ ब्रोकर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ब्रोकर का स्ट्रैटेजी होता है कि 3 महीने ही कस्टमर जिंदा रहेगा. 3 महीने में जितना कमा सकते हो कमा लो, बाद में तो वैसे भी डेड होने वाला है, तो अपन ही उसको मार देते हैं. तो जैसा कि वो गोल्डन एग वाली स्टोरी हमने, ये मेरी भाषा बोल गए आप. जो है चल रहा है, मतलब रियलिटी से आप कितना छुपोगे, अनदेखा सच है हमारे इंडस्ट्री का. तो जैसा कि वो गोल्डन एग वाली स्टोरी है कि अगर कोई मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो आप उसको आज ही मार दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको. आप अगर धीरे 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 उससे ये करोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होगा. करेक्ट. तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर अगर जिएगा, बाकी सारे बोल रहे हैं कि 3 महीने में कस्टमर को चूज के खत्म कर दो, हम बोले कस्टमर 3, 5, 7, 10, 20 साल होना चाहिए. करेक्ट. वो जिंदा रहेगा तो हमको, एक्सचेंजेस को, सरकार को, सबको, और उसको खुद को भी ऑब्वियसली सबको मिलेगा, तो सबका भलाई होगा. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ये इंडस्ट्री का गेम यही है. अगर ट्रेडर आ भी रहा है, सी द होल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द ट्रेडर. करेक्ट. ये मान के चलना पड़ेगा. ट्रेडर नहीं है तो कोई भी नहीं है. करेक्ट. द इंडस्ट्री इज नॉट देयर. एक और चीज़ मैं सर ऐड करना चाहूँगा उसमें, कि लोगों को लग रहा है कि देर इज इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ट्रेडर्स, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन है. यूएस में 30% इक्विटी चल रहा है, इंडिया में तो 4% ही चल रहा है, 55, वॉट एवर दैट नंबर इज. बट मेरा कहना ये है कि इंडिया में सर पैन कार्ड भी उतने ही है, इंडिया में इनकम टैक्स वाले भी उतने ही हैं. तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे तो उतने ही हैं, वो तो नहीं बढ़ने वाला है. तो वो इनफाइनाइट सप्लाई नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो रिटेंशन स्ट्रैटेजी में लोगों को, ब्रोकर्स को आना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. कि जो है इतने ही है. इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, भले ही नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स खुलते जाए, पर जो एक्टिव होते हैं वो उतने ही होते हैं. आज से 5 साल पहले भी उतने एक्टिव ट्रेडर्स थे, आज भी उतने हैं. तो वो ऊपर का जो चर्न होता है वो आता है और चले जाता है. तो अगर आपके बकेट में होल है तो आपका बकेट कभी पूरा नहीं होगा, आज नहीं तो कल वो खाली हो ही जाएगा. इसलिए आप वो होल फिक्स करके अगर आप ट्राई करो, जो आपके पास आ रहा है उसको प्रॉपरली रिटेन करो, प्रॉपर सर्विस दो, ग्लिचेस कम हो, प्रॉपर सपोर्ट करो, उसको हैंड होल्ड करो, उसको पैसा कमाने का एक जरिया दो या एक सपोर्ट दो, right. तो शायद वो ज़्यादा देर टिकेगा, तो शायद वो ज़्यादा पैसा कमाएगा और इवेंचुअली आपको पैसा देकर जाएगा. ग्रेट नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट. मेरे सच में बहुत मज़ा आया यार, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने, वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू बीन सपोर्टिव, यू प्लेड अ स्पॉटलाइट के हर चीज़ आपने कोशिश की है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दो उस चीज़ का जो एक्चुअल आंसर है. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एट डिस्ट्रिक्ट. थैंक यू. आपने भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे. आई हैड टू मतलब वो स्टिमुलेशन करना पड़ा मुझे कि वाह ऐसा भी होना चाहिए, और वो एंगल से जो आपने सोचा, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपने रखा, जो करंट प्रॉब्लम्स है वो भी देखा. आई थिंक इट वाज फन फ्रॉम माय एंड ऑल्सो, कि मुझे भी कुछ चीज़ों पे जाकर और सोचना पड़ेगा, शायद और विचार करना पड़ेगा. बट it was a very good conversation. Thank you. Thank you, Nilesh. Thank you.